नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सीज फायर कैसे तय होता है कि कौन जंग को जीत गया और कौन हार गया? क्योंकि एक तरफ ईरान में हजारों लोगों की मौत, हजारों बेघर, कई शहर तबाह हो गए, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, जहां तक कि सुप्रीम लीडर खamenei की हत्या के साथ कई शीर्ष अधिकारियों की हत्या कर दी गई। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, जिनके दर्जनों सैनिक मारे गए, F-35 जैसे विमान गिरा दिए गए, इब्राहिम लिंकन जैसे युद्धपोत को समुद्र छोड़कर वापस लौटना पड़ा, ट्रंप को दर्जनों धमकियां देनी पड़ी और लाखों करोड़ का अमेरिका और इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। यह सच है कि हासिल ना अमेरिका वो कर पाया जो वो चाहता था और ना ही ईरान वो हासिल कर पाया जो ईरान चाहता था। तो क्या दोनों देश जब खुद को युद्ध से अलग रखना चाहें तो क्या सीज फायर होता है, या जब एक युद्ध को खत्म करना चाहे और दूसरा सरेंडर करने की स्थिति में आ जाए, क्या तब सीज फायर होता है? यह कैसे तय होता है कि कौन जीता और कौन सरेंडर हुआ? ईरान कह रहा है कि अमेरिका उनकी मांगों के सामने सरेंडर हो गया और लाखों ईरानी सड़कों पर आकर जीत का जश्न मनाते नजर आए, और दूसरी तरफ अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान उनकी ताकत के आगे सरेंडर हो गया। लेकिन इस सीज फायर को क्या पूर्ण युद्ध विराम कहे या फिर एक ब्रेक कहे? क्योंकि सीज फायर के बाद भी ईरान पर इजराइल अटैक जारी है और ईरान के लेबनान पर अटैक जारी है। तो क्या जंग सीज फायर के साथ खत्म हो गई या फिर संकट अभी टला नहीं? आपको समझाने की कोशिश कर। सबसे पहले समझना यह पड़ेगा कि सीज फायर जो किया गया उसकी कीमत क्या चुकानी है, क्योंकि कीमत यह तय करती है कि आप जीत गए या हार गए, या कीमत यह भी बताती है कि आने वाले नुकसान को किस हद तक टाल दिया गया। जरा संघर्ष से सीज फायर तक की कहानी को समझिए और देखिए कितना रक्त रंजित यह सीज फायर अभी तक हो चुका है। अगर बात ईरान की करें, ईरान में 2076 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा सिर्फ ईरान का है और यह वो आंकड़ा है जिसको आप कहिए कि वहां इंटरनेट बंद, वहां के मीडिया को पूरे तरीके से रोक दिया गया खबरों को बताने के लिए, और उसके बाद यह आंकड़ा है। तो आप अंदाजा लगाइए आंकड़ा कितना ज्यादा हो सकता है। लेबनान के अंदर 1497 लोगों की जान गई इस जंग में, इजराइल के अंदर 26 और अमेरिका के अंदर 13 लोगों की जान इस जंग के दौरान गई। अब जरा दूसरा आंकड़ा देखिए, जो घर बर्बाद हुए हैं वो 90,000 के आसपास ईरान के अंदर, अकेले ईरान में घर बर्बाद हुए। अस्पताल 307 तबाह कर दिए गए, 760 स्कूल तबाह कर दिए गए, और जो इस पूरी जंग में, चाहे उसमें ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका हो, 54.88 लाख करोड़ का नुकसान इस जंग में अब तक हो चुका है। और यह कीमत है सीज फायर। और इसमें उन देशों को तो आप छोड़ ही दीजिए जहां की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहां सप्लाई चेन बाधित हुई। वहां कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन कई देशों के अंदर क्राइसिस आए, कई देशों के अंदर ब्लैकआउट्स हुए, कई देशों के अंदर आर्थिक मंदी के संकेत हुए और कहीं महंगाई चरम पर पहुंचती नजर आई। लेकिन क्या वाकई में 40 दिन की जंग के बाद इस सीज फायर को युद्ध विराम कहें? क्योंकि यह सिर्फ 14 दिन का सीज फायर। भारतीय समय के मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह 4 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, अमेरिका सीज फायर के लिए राजी हो गया। ट्रंप ने लिखा कि मैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फौरन खोलने की शर्त पर ईरान की रजामंदी के बाद अगले 14 दिन तक बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। और इसके 40 मिनट बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कंफर्म किया। अब्बास ने लिखा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है और बातचीत जारी है। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मोहम्मद खamenei ने सभी मिलिट्री यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। यह आदेश सीज फायर के ऐलान के करीब 2 घंटे बाद आया, लेकिन क्या वाकई में अटैक रुक चुके हैं? जरा
बयान दोनों समझिए, एक तरफ ट्रंप का बयान और एक तरफ ईरान का बयान। शुरुआती तौर पर क्या कहा गया? हालांकि सीज फायर के शुरुआती दौर से लेकर इन 12 घंटों में बहुत कुछ बदल चुका है और एक बार फिर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई में युद्ध विराम है या फिर युद्ध का अंत है। जरा बयानों को देखिए, किन बयानों के साथ शुरुआत हुई। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। यह काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अहम कदम उठाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। यह डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका, इन्होंने सीज फायर के तुरंत बाद यह बयान दिया, जबकि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की तरफ से बयान किया है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया है। यह ईरान की जीत है। अब सोचिए, पहले ही शुरुआती 2 बयानों के अंदर अमेरिका और ईरान के अंदर अंतर्द्वंद नजर आया, विरोध नजर आया। वो एक दूसरे के बयान को ही स्वीकारते नजर नहीं आ रहे। ट्रंप कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, जो 10 शर्तें उन्होंने रखी है, और ईरान कह रहा है कि 10 की 10 शर्तें मान ली गई हैं। अब जरा आप समझिए, जो 10 शर्तें हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है, और क्यों हम कह रहे हैं कि अगर इन 10 शर्तों को अमेरिका ने मान लिया है तो मान लीजिए कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि इसमें जो सबसे पहली शर्त है वो शर्त है दुश्मनी खत्म हो और हमले बंद कर दिए जाए। अमेरिका और इजराइल न केवल मौजूदा बमबारी रोके, बल्कि भविष्य में कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक ना करने की लिखित गारंटी दे, रिटर्न गारंटी दे। यह पहली शर्त थी जिसके लिए ईरान कह रहा है अमेरिका ने मान ली है। दूसरी, आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो, सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए ताकि ईरान फिर से वैश्विक तेल बाजार में लौट सके। क्या परमाणु प्रोग्राम को अमेरिका ग्रीन सिग्नल दे रहा है? अगर दे रहा है तो यह ट्रंप का सरेंडर है। तीसरी है जब्त संपत्तियों के तत्काल वापसी हो। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा फ्रीज किए गए करीब $100 बिलियन के फंड को ईरान को वापस दिया जाए और इसमें तेल का बकाया पैसा भी दिया जाए। चौथी शर्त है स्थायी शांति की व्यवस्था। यह 14 दिन का सीज फायर एक ऑफिशियल समझौते में बदलना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दे। पांचवी शर्त, अमेरिका सेना की वापसी। खाड़ी देशों और इराक से अमेरिकी सेना ठिकानों को समेटा जाए। क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों को दे दी जाए, यानी जो अमेरिका ने खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज के अंदर अपने बेस क्रिएट किए हैं, उनका बोरिया बिस्ता बांधकर वापस अमेरिका चला जाए। अगर यह हो रहा है तो यह शुद्ध रूप से ट्रंप का सरेंडर है। छठी शर्त, युद्ध का हर्जाना मिले। हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका हर्जाना दे। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की व्यवस्था करे। यह हो सकता है, यह हो सकता है कि अमेरिका इसके लिए एग्री कर जाए। लेकिन इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कानूनी और सुरक्षा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है और वो इसे अपनी समुद्री सीमा का हिस्सा मानता है। अब सोचिए, अगर यह भी मान लेता है अमेरिका तो फिर संपूर्ण सरेंडर है, क्योंकि हॉर्मुज के खुलने और ना खुलने के अधिकार अगर ईरान के पास ही सुरक्षित रहने हैं तो फिर इस जंग में अमेरिका ने क्या पाया वो अमेरिका भी नहीं समझ पा रहा। इसमें जो 8वीं शर्त है वो है शर्त के साथ समुद्री आवाजाही। ईरान जहाजों को रास्ता देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक ईरानी सेना से कोऑर्डिनेशन करना होगा। हर जहाज को डेटा साझा करना होगा, यानी जब भी हॉर्मुज से कोई जहाज निकलेगा किसी भी देश का, उसको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा और ईरान से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से वो हॉर्मुज पर चौकी बना रहे हैं और इसकी परमिशन अमेरिका से इस समझौते में ले रहे हैं। और अगर ये मान ली गई है तो अमेरिका का सरेंडर है। ईरान ओमान को टोल मिले। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप को ईरान और ओमान को समुद्री टोल देना होगा और हर शिप से $20 लाख यानी 19 करोड़ रुपए वसूल सकते हैं। आप सोचिए इसका वैश्विक स्तर पर कितना असर पड़ेगा। यानी कि हॉर्मुज से निकलने वाले हर क्रूड ऑयल के कंटेनर से भरे हुए शिप को 19 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 19 करोड़ तो कम से कम देने पड़ेंगे। इसके अलावा इलाके में तनाव कम करें। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती के खिलाफ ऑपरेशन बंद करने होंगे ताकि इलाके में तनाव कम हो। अब सोचिए, एक तरफ लेबनान पर अटैक हो रहे हैं हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए और दूसरी तरफ यमन के अंदर हुती हमेशा से
अमेरिका और इजराइल के गले की फांस है, जो रेड सी के अंदर उनके जहाजों को नर्क के द्वार से गुजरने ही नहीं दी। अब सोचिए, इन 10 शर्तों को अगर अमेरिका ने मान लिया है तो सबसे पहला सवाल, अमेरिका हासिल क्या कर रहा है? क्या सिर्फ ये कि खमेनेई की मौत के साथ अमेरिका खुश है? क्योंकि इसके बाद 2 महत्वपूर्ण शर्तें थी। एक, परमाणु संवर्धन को रोकना और परमाणु परीक्षण को आगे ना करना, इन शर्तों में वो शामिल है। दूसरा, हॉर्मुज फ्री फ्लो रहना, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी और ईरान की तरफ से कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होना। ईरान इस पर भी नहीं मान रहा है। लेकिन क्या इजराइल मान रहा है? क्योंकि इस जंग को शुरू इजराइल ने किया। क्या इजराइल सीज फायर के साथ है? क्या वो अमेरिका के फैसले के साथ? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल अभी भी लेबनान पर अटैक कर रहा है। तो क्या सीज फायर का वायलेशन अमेरिका के परमिशन पर ही इजराइल कर रहा है? इजराइल क्या कह रहा है, जरा देखिए और समझिए। यह सीज फायर तब भी संभव होगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, ईरान, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर अपने हमले बंद कर दे। यहां जो अन्य देश है, अन्य देश का मतलब लेबनान है फिलहाल के, और लेबनान पर जहां अटैक करा इजराइल, और अन्य देशों में आप यूएई को लीजिए, कतर को लीजिए, और जो खाड़ी के अलग देश हैं जहां अमेरिकी बेस है उनको लीजिए। ईरान भी अटैक कर रहा है और इस वक्त इजराइल लेबनान में अटैक कर रहा है। तो क्या सीज फायर 12 घंटे भी नहीं टिक पाया? और क्या यू टर्न लेने वाले ट्रंप एक तरफ सीज फायर के डॉक्यूमेंट की बात करें और दूसरी तरफ क्या वो इजराइल को फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप प्रेशर को बना कर रखिए? क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान ने धमकी दी है, अमेरिका को धमकी दी है, इजराइल को धमकी दी है। सीज फायर के बाद ईरानी नौसेना ने फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास मौजूद जहाजों को खुली चेतावनी दी। आईआरजीसी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के लिए उन्हें अभी भी ईरान की अनुमति लेनी पड़ेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नौसेना ने रेडियो के जरिए जहाजों को चेतावनी दी कि बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। और यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर हमले 2 हफ्तों के लिए तभी रोकेंगे जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोला जाएगा। क्या ईरान ने ट्रंप को गंभीर लेना बंद कर दिया? और क्या जो बताया जा रहा है वो अर्ध सत्य है? क्या यह महिमा मंडन किया जा रहा है कि ट्रंप इस जंग में समझौते की कगार तक पहुंच गए? क्या वाकई में अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है? क्योंकि ईरान को हथियार जो सप्लाई करेगा, अब ट्रंप उन देशों की तरफ चले गए हैं। अब सोचिए, एक तरफ तो सीज फायर हो रही है, वाहवाही हो रही है, और दूसरी तरफ यही ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करने हैं, और अगर किसी देश ने किए तो उस पर 50% टैरिफ लगा दिया जाए। क्या वाकई में इसके साथ सीज फायर मुमकिन है? या अमेरिका को डर है? अमेरिका को डर है कि ऐसा ना हो कि सीज फायर के दौरान चाइना अपने अत्याधुनिक हथियारों को ईरान को दे दे। क्या वाकई में अमेरिका को डर है कि उत्तर कोरिया किम जोंग उन, जिसने आज ही सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, वो अपने बेस्ट वेपन ईरान को दे दे और इस जंग में ईरान और मजबूती से सीज फायर के दौरान ही अमेरिका पर अटैक कर दे? क्या अमेरिका इतना डरा हुआ है, जो खुद को महाशक्ति कहता है, क्या वो बाकी देशों पर पाबंदी लगाकर इस जंग में खुद को जीता हुआ दिखाना चाहता है? क्योंकि ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान को हथियार सप्लाई करने वालों पर 50% टैरिफ लगेगा। जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर अमेरिका तुरंत 50% टैरिफ इंपोज कर देगा और यह फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के सहयोगियों को सख्त संदेश भी दे रहा है कि वो उससे दूरी बनाए रखें। लेकिन ईरान और ओमान आमने सामने हो गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों के बयान अलग अलग हैं। क्या वाकई में अब उस हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान और ओमान
अपनी अर्थव्यवस्था में टोल के जरिए वो महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं जहां से बैठे बैठाए रेवेन्यू आए, और जो जहाज वहां से गुजरे वहां से जो 20 करोड़ के आसपास, 21 करोड़ के आसपास एक जहाज से मिलेगा, क्या अब उसमें हिस्से को लेकर ईरान और ओमान में लड़ाई होने वाली है? जरा देखिए दोनों क्या कह रहे हैं। ईरान का प्लान है हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली का अधिकार ईरान को मिले। ओमान क्या कह रहे हैं कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर टोल नहीं लगाया जा सकता, और अगर लगाएंगे तो फिर उसमें हिस्सा चाहिए। आप सोचिए ये जंग कहां से कहां पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान का तर्क है, ईरान कह रहा है कि जो वो शुल्क लेना चाह रहा है उस राशि का इस्तेमाल जंग में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण में करना चाहता है, जबकि ओमान ने कहा है कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे है जहां से सभी देशों के जहाज बिना रुकावट और बिना शुल्क के गुजर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप चाहते तो ईरान की अर्थव्यवस्था ठप कर सकते? आप सोचिए बयान सीज फायर के बाद आ रहे हैं, क्या ईरान को भड़का रहे हैं? अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि अमेरिका चाहता तो ईरान का बड़ा नुकसान कर सकता था, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया। हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप के पास इतनी ताकत थी कि वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ठप कर सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने जानबूझकर नरमी दिखाई क्योंकि ईरान ने दबाव में सीज फायर मान लिया है। यह लाइन महत्वपूर्ण है, ईरान ने दबाव में सीज फायर मान लिया है। हेग्सेथ ने कहा कि ईरान की नई सरकार ने अपने पुराने हालात से सबक लिया है। क्या ईरान ने दबाव में सीज फायर मांगा है? क्योंकि बयान इससे इतर चले गए हैं, इससे इतर जाते हुए यहां तक आ गया है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, ईरान सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था। जरा देखिए क्या वाकई में इस तरीके के बयान सही है? ईरान की लीडरशिप सीज फायर के लिए भीख मांग रही थी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा, पीट हेग्सेथ, रक्षा मंत्री अमेरिका। क्या वाकई में जो यूरेनियम संवर्धन जिसकी मात्रा लगभग 400 किलो के आसपास बताई जा रही है, जो 60% तक संवर्धित है, क्या वो अमेरिका को ईरान थाली में परोस कर दे देगा? जिसके लिए खमेनेई की शहादत वहां पर की गई, जिस प्रोग्राम के साथ वो 1979 से लगे हुए हैं, जिस शक्ति को हासिल करने के लिए वो महाशक्ति से टकरा गए, क्या उसे अमेरिका को यूं ही परोस दिया जाए? क्योंकि ईरान का इरादा परमाणु हथियार बनाना है और अमेरिका का इरादा ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। कहा तो ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि हाल ही में जो 22 सील कमांडो ईरान के अंदर एक फाइटर जेट के पायलट को संरक्षित करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, वो दरअसल वहां के यूरेनियम को वहां से ले जाने के लिए था, लेकिन उसमें अमेरिका पास नहीं हो पाया। तो ईरान के पास कितना यूरेनियम है? क्योंकि जब तक वहां यूरेनियम रहेगा, समर्थित यूरेनियम रहेगा, अमेरिका के ऊपर खतरा बना रहेगा। ईरान के पास इस समय लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे 60% तक समर्थित किया जा चुका है। यह वो स्तर है जिसके बाद परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा आसान और तेज हो जाता है। ईरान के पास जितनी मात्रा में यूरेनियम है, वो सैद्धांतिक रूप से 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है। और अगर उसने एक भी परमाणु हथियार बना लिया तो वो परमाणु शक्ति होगा, और उसके बाद वो कितने परमाणु हथियार बनाएगा उसे कंट्रोल करने की कोई स्थिति नजर नहीं आती। तो क्या वाकई में हॉर्मुज पर अमेरिका की हार, यूरेनियम पर अमेरिका की हार, क्या इसको ट्रंप पचा पा रहे हैं? क्योंकि दोनों को लेकर बयान दिया है, ट्रंप ने अभी भी बयान दिया है, और इस सीजफायर में कौन जीता कौन सरेंडर हुआ, यह आप तय कीजिए। हॉर्मुज को लेकर कहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में आसपास ही बना रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सब कुछ ठीक ठाक चले। और यूरेनियम पर कहा क्या है? ईरान को अब यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने पर काम करेगा। क्या ईरान अमेरिका के साथ मिलकर अपने दशकों के सपने को टूटते हुए देखेगा? बहरहाल ये 14 दिन सीज फायर के नहीं है। हमें लगता है कि ये 14 दिन रणनीति के हैं, लेकिन इन सबके बीच में यह सच है कि यूरेनियम और हॉर्मुज दोनों पर सस्पेंस बरकरार है। इस सीज फायर के साथ क्लियरेंस नहीं आई। सीज फायर की घोषणा के साथ ही इस पर सवाल भी उठने लगे हैं।
लड़ाई रोकने के जो प्रस्ताव सामने आए थे वो विरोधाभासी लग रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करेगा, उनसे शुल्क लेगा और यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेगा। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की यह मांग संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए तेहरान के अंग्रेजी बयान में शामिल की, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा जारी किए गए फारसी बयान में यह बात शामिल थी। इससे संकेत मिलता है कि दोनों के बीच संचार में शायद कोई कमी रह गई। ट्रंप ने शुरुआत में ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को काम चलाऊ बताया था, लेकिन जल्द ही बिना कोई बात कहे इसे धोखाधड़ी करार दे दिया। अमेरिका के कमांडर इन चीफ ने जोर देकर कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा और यह भी संकेत दिया कि अमेरिका युद्धपोत उस संकरे जलमार्ग के आसपास ही मंडराते रहेंगे जिस जलमार्ग से शांति के समय दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस का 5वां हिस्सा गुजरता है। लेकिन इस सीजफायर के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो देखिए भारत ने प्रतिक्रिया क्या दिया है इस सीजफायर के बाद। ऐसे जयशंकर ने कहा कि हम घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की तरफ लेकर जाएगा विदेश मंत्रालय भारत सरकार। लेकिन अगर यह सीजफायर हो रहा है और यह सीजफायर युद्ध की समाप्ति की तरफ इस युद्ध को लेकर जा रहा है तो फिर जरा समझिए भारत को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। भारत अपना करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर आता है। इस रास्ते में थोड़ी भी रुकावट आते ही शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो हमने बीते वक्त में देखा और इसका सीधा असर महंगाई और रुपए पर पड़ता है। जब से युद्ध शुरू हुआ भारत में पेट्रोलियम महंगा हो रहा था, रुपए गिर रहा था, हालांकि आम आदमी पर इसका बोझ सीधा नहीं डाला गया। सीजफायर के ऐलान के साथ तेल की कीमतें लगभग 16% गिर गई, शेयर बाजार में तेजी आई। युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अब कीमतें नीचे आएंगी तो पेट्रोल डीजल पर राहत मिल सकती है। घरेलू महंगाई जो है वो काबू में रहेगी और रुपया संभलता नजर आएगा। वहीं खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों का घर भेजे जाने वाला पैसा यानी कि रेमिटेंस भी अब ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा हमारे 16 जहाज भी तो फंसे हैं हॉर्मुज़। हो सकता है कि जल्द वो भारत के पोर्ट पर लगते नजर आए। सीजफायर के तुरंत बाद भारत ने ईरान से संपर्क साधा। हॉर्मुज़ के पश्चिम में भारत के 16 तेल और गैस के जहाज फंसे हैं। ईरान से वार्ता कर इन जहाजों को स्वदेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सीजफायर की घोषणा के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जारी चिंता अब कम होने की उम्मीद है, क्योंकि 16 जहाजों में तकरीबन 2 लाख टन से ज्यादा एलपीजी है, जिसकी देश को सख्त जरूरत है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें पश्चिमी एशिया से आने वाला हिस्सा करीब 60% के आसपास है। वहीं आप सोचिए, ईरान के मौजूदा समझौते के तहत इस युद्ध में अमेरिका के कई उद्देश्य अभी भी अनिश्चितता से भरे हुए हैं। लेकिन सबसे एक तरफ सीजफायर के बाद हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात खराब होते नजर आ रहे। सीजफायर के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद ईरान अमेरिका के बीच हमले शुरू हुए। पहले ईरान की एक रिफाइनरी पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। वहीं ईरान ने लवन आइलैंड पर स्थित तेल रिफाइनरी को निशाना बना दिया। लावन द्वीप फारस की खाड़ी में और यह ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और इसके जवाब में ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए। ईरान ने यूएई, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन के कई हमले कर दिए और यह सब सीजफायर के बाद हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब की प्रमुख तेल पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। उधर इजराइल ने स्पष्ट किया है कि उसका ईरान के साथ समझौता हुआ लेबनान पर लागू नहीं होता। और इसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण हवाई हमले कर दिए, जिन्हें इस जंग के अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। अब आप सोचिए, जो सीजफायर 12 घंटे नहीं टिक पा रहा, क्या वो 14 दिन टिकते हुए समझौता इतना सशक्त होगा कि युद्ध को समाप्ति की तरफ लेकर जाए? क्योंकि अभी तक जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें माना जा रहा है कि इस जंग को जमीन पर हो सकता है ईरान हार रहा हो, लेकिन शर्तों पर ईरान जीत गया है और शर्तों को मानना यह ट्रंप का इस जंग में सरेंडर के जैसा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।